नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बिहार में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी 18 दिसंबर से पटना के गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हैं। इसी बीच छात्रों के असमर्थन में आज पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया है। पप्पू यादव के समर्थक झंडा बैनर लेकर सड़क पर उतरे, माइकिंग करके बिहार बंद को सफल बनाने की अपील की। वहीं राजधानी पटना में आज बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और बवाल किया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए पूरे राज्य में दुकानों को बंद करवाया गया और रोड मार्च निकाला गया, जमकर प्रदर्शन किया गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद के आह्वान का ओवैसी की पार्टी AIMIM और आजाद समाज पार्टी काशीराम भी इसका समर्थन कर रही है। पप्पू यादव ने आरजेडी का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की एक पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों से निवेदन करूंगा कि वे बिहार बंद का समर्थन करें। कांग्रेस और वाम दल की पार्टियों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जब आप छात्र अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं तो आंदोलन सबका है, आप भी छात्रों की मदद करें। इससे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 3 जनवरी को बिहार में चक्का जाम किया गया था। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में पैसेंजर ट्रेनें रोक दी थी। प्रदेश के करीब 12 जिलों में नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम किया गया था। पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ पटना के सचिवालय हॉल से इनकम टैक्स गोलंबर तक पैदल मार्च किया था। तो बिहार बंद के दौरान आगजनी और बवाल की भी कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं और जिस तरह से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अब आज इस बंद का आह्वान किया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि रेल और यातायात यानी कि अन्य यातायात जिसमें ट्रेन शामिल हैं, रोडवेज भी शामिल हैं, उनके ऊपर इसका असर नहीं होगा। हालांकि उन्होंने तमाम पार्टीज को कहा है कि वे इस बंद का समर्थन करें। AIMIM और आजाद समाज पार्टी काशीराम ऑलरेडी इसका समर्थन कर रही है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तमाम पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थियों और छात्रों से जुड़ा यह मामला है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा और उसके री एग्जाम को लेकर बिहार बंद यह बुलाया गया है। लगातार आक्रोशित छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं और बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मोहम्मद दानिश, तो लेटेस्ट अपडेट क्या है? चूंकि पप्पू यादव ने इस बंद को बुलाया है और ऐसे में उन्होंने आग्रह भी किया है कि तमाम पार्टीज इसका समर्थन करें, ऐसे में अभी राजधानी और अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ हाल है, बंद का क्या कुछ असर है? देखिए कुणाल, इसमें अभी तो जो जानकारी मिली उसमें पप्पू यादव डाकबंगला चौराहा पर पहुंचे हुए थे और वहां अपने समर्थकों के साथ वहां पर बिहार बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच अभी जो खबर आई है और जो देखने को मिल रहा है कि जो पुलिस से कुछ कार्यकर्ताओं और छात्रों का बहस हुआ है, जिसके बाद पुलिस जो है उन लोगों को उठा के गाड़ी में बंद करके ले जा रही है। इस बीच में NIT घाट में कुछ अभ्यर्थियों और जो नेता थे वो मेट्रो के काम चल रहे थे, जिसमें जो गाड़ी जो चल रही थी मेट्रो के काम में, उस गाड़ी के शीशे भी इन लोगों ने तोड़फोड़ किए हैं। तो क्या पप्पू यादव को भी हिरासत में लिया गया है? अभी तो नहीं लिया गया है, मगर जो है जो खबर मिल रही है कि जो शाम के वक्त में जब ये होगा उसके बाद जो है पुलिस इन सब पर एक्शन करना शुरू करेगी। और बाजार और दुकानों का क्या कुछ हाल है दानिश? क्या तमाम दुकान बंद हैं या फिर कुछ खुले हुए भी हैं? कुछ जगह पर खुले हुए थे, जिसके बाद जो है पप्पू यादव के समर्थक जो है वहां पर जबरदस्ती डंडा उल्टा लेके जबरदस्ती वहां पर दुकान को बंद करवाया है। जिसके बाद जो है दुकान मार्केट प्लेस वहाँ यहाँ पे बंद हो गए। ठीक है, बहुत धन्यवाद दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश बता रहे थे कि आंशिक रूप से कुछ हद तक असर है इस बिहार बंद का और पप्पू यादव के कुछ समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल इसके लिए अपने गुणागणित में लगे हुए हैं। अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस चुनावी साल में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। संभवतः यह इस चुनावी साल में कैबिनेट का अंतिम विस्तार होगा।
मिली जानकारी के अनुसार आगामी 15 जनवरी को खरमास खत्म होगा। माना जा रहा है कि खरमास के खत्म होने के बाद कैबिनेट के विस्तार पर ठोस निर्णय लिया जा सकता है, यानी इसके बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चर्चा के अनुसार इस विस्तार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इन सभी मंत्रियों को वो विभाग दिए जा सकते हैं जो विभाग उन मंत्रियों के पास हैं जिनके पास एक से ज्यादा विभाग हैं। वर्तमान में बिहार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा विभाग हैं। बताया जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा। इसमें सारण, पटना और तिरहुत प्रमंडल के विधायकों को स्थान मिल सकता है। चर्चा ये भी है कि कुछ मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। बिहार सरकार में अभी सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत 30 मंत्री हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संवाद के दौरान यह बात पश्चिमी चंपारण के बगहा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके साथ जाना पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। बगहा में तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता की स्थिति बनी हुई है क्योंकि सीएम होश में नहीं है। वे थक कर मौन हो चुके हैं और कुछ अधिकारी सरकार चला रहे हैं जिनकी सेटिंग है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर लोक लुभावन बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। राज्य के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तेजस्वी ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बिहारियों को गाली नहीं दी, यह विरोधियों की उन्हें बदनाम करने की चाल है। इन लोगों का काम यही है। एनडीए का बगहा में और आलोक को महाजुटान होना है। एनडीए का 15 तारीख को महाजुटान होना है। दावा किया गया एनडीए नेताओं द्वारा कोई खेल नहीं खेला नहीं, मेला लगेगा, मेला लगेगा। बल्कि हमने रोजगार का मेला लगाया, वो लोग अपना मेला लगाते रहे। सर एक सवाल सर, उनको बिहार की चिंता थोड़ी है। नीरज जी आप पर आरोप लगा है कि आप वसूली अभियान में लिख हम नहीं, इन लोग का बयान हम न सुनते हैं न देखते हैं। सर केजरीवाल जिस तरह हमारे प्रवक्ता लोग जो हैं वो जवाब देते हैं। जिस तरह पूर्वांचल लोगों पर उन्होंने बयान दिया है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या बयान दिया जरा जिस तरह दोहराइए। 15,000 फर्जी वोटरों को लाकर दिल्ली में वोट दिलवाने का काम किया जा रहा है। ये एडिशन वोट जोड़ने और हटाने की बात पे उन्होंने बात रखी है। कोई बिहार के लोगों को गाली नहीं दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। वोटिंग की तारीख का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी चौसर बिछाने में लगी हुई हैं। इस रण में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोती नगर सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की 58 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इसमें मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल, तिलक नगर से श्वेता सैनी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान और कोंडली सीट से प्रियंका गौतम शामिल हैं। प्रियंका गौतम आप पार्टी का साथ छोड़कर पिछले महीने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 8 पार्षदों पर भरोसा जताया है। इनमें कमल बागड़ी, उर्मिला कैलाश, गजेंद्र दराल, मनोज कुमार जिंदल, नीलम पहलवान, उमंग बजाज, प्रियंका गौतम और अनिल गौड़ शामिल हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटा है। पार्टी ने उनकी जगह कपिल मिश्रा को करावल से मौका दिया है, जबकि लक्ष्मी नगर से मौजूदा विधायक अभय वर्मा अपनी सीट से फिर चुनाव लड़ेंगे। 2020 में उन्होंने यह सीट केवल 800 से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी। कपिल मिश्रा और अभय वर्मा दोनों ही पूर्वांचली समुदाय से आते हैं। इसके अलावा किराड़ी से बजरंग शुक्ला और विकासपुरी से पंकज सिंह को भी टिकट दिया गया है। पार्टी ने दूसरे दल के बागी नेताओं को मौका दिया है। इसमें प्रियंका गौतम और नीरज बसोया का नाम शामिल है।
नीरज बसोया कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। पिछले साल उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी थाम लिया था। नीरज बसोया को कस्तूरबा नगर से टिकट मिला है, वहीं प्रियंका गौतम आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने सीतापुर सांसद राकेश राठौर के साथ 5 सदस्यीय टीम ने सीतापुर के भू माफिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीतापुर जनपद में 5 भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए अमिताभ ठाकुर ने बात कही। अमिताभ ठाकुर ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा भू माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि योगी सरकार के द्वारा पुलिस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात संभल की, जहां जामा मस्जिद कमेटी ने शनिवार को मस्जिद के पास की जर्जर दुकानों को तोड़ने का कार्य शुरू किया। इस दौरान मस्जिद के पास कई दुकानें तोड़ी गई। नगर पालिका के क्षेत्र में 123 मकान जर्जर हो चुके हैं, जो कि लोगों के लिए खतरा बना हुए हैं। इसको देखते हुए पालिका की ओर से शुक्रवार को ही जामा मस्जिद के पास की दुकान के साथ 123 जर्जर मकानों को नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि अगर इन दुकानों और मकानों को तोड़ा नहीं गया तो पालिका की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने खुद ही अपनी जर्जर और अधूरी बनी दुकान की दीवारों को तोड़वा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें नगर पालिका से कोई नोटिस नहीं मिला था, इसे स्वेच्छा से हटाया गया है। नगर पालिका से हमें नोटिस मिला था, हम अपने आप हटा रहे हैं। हमें हमारी जमीन है, हम इसके मालिक। क्या है मौके पर, क्या स्ट्रक्चर है? कुछ भी नहीं, वैसे दीवारें खड़ी हुई थी, दुकानें बना ली थी, लेकिन बन ना पाई थी किसी वजह से। 3 और 4 में नक्शा भी पास है। हाँ, नक्शा भी पास है, हमारे पास इसका बैनामा भी है। 3 और 4 में 2 है। अब क्या बनाया जाएगा यहाँ? अब कुछ नहीं, ये थोड़ा जर्जर हालत में है, किसी का चोट ना लगे, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा उतरवा रहे हैं ताकि किसी की चोट ना लगे। कल कोई नोटिस भी मिला था? ना, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हमारी एसडीएम साहब से मौखिक बात हुई थी काफी दिन पहले, तो उन्होंने हमसे कहा था, हमने कहा ठीक है, हम उतार लेंगे। ये उतारने के बाद कोई नया निर्माण होगा क्या? ना ना, कोई नया निर्माण नहीं होगा। कितना फिलहाल नहीं है, फिलहाल कोई निर्माण नहीं होगा। अमृत भारत योजना के तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे निर्माणाधीन के दौरान एक भीषण हादसा हो गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे शनिवार दोपहर करीब 2:20 पर शटरिंग टूटने से 150 फीट लंबा लिंटर ढह गया। इस हादसे में 40 से अधिक मजदूर दब गए। शनिवार देर शाम तक मलबे से 26 मजदूरों को बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 गंभीर घायलों में 3 को केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया है। लिंटर गिरते ही ठेकेदार मौके से फरार हो गया। अमृत भारत योजना के तहत 13.5 करोड़ रुपए से स्टेशन पर प्रथम चरण में यात्री प्रतीक्षालय, बुकिंग हॉल और शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए कंक्रीट का 40 फीट ऊंचा ढांचा तैयार किया गया। 7,500 वर्ग फीट में लिंटर डाला जा रहा था। निर्माण कार्य देवरिया की आशुतोष इंटरप्राइजेस कंपनी कर रही है। हादसे के वक्त ठेकेदार रामविलास राय मौजूद था, लेकिन मौका देखकर वह भाग निकला। आरपीएफ उसकी तलाश में जुटी है। मजदूरों ने बताया कि संस्था ने लिंटर डालने से पहले कमजोर शटरिंग लगाई थी। शटरिंग में लोहे के पाइप और लकड़ी का प्रयोग किया गया। लोहे के मजबूत गार्डर नहीं लगवाए, जिससे पाइप कंक्रीट का वजन सह नहीं पाया और लिंटर गिर गया। घायलों ने बताया कि लिंटर की मोटाई अधिक थी और शटरिंग भी ठीक से नहीं लगी थी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण सामग्री का सैंपल लिया गया है, गुणवत्ता की जांच की जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि 20 मजदूरों को हल्की चोटें आई हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। 3 घायल है, लखनऊ भेजा गया है उन्हें। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के बने हुए रेलवे स्टेशन आज भी वैसे ही मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले कौन सा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो बनने से पहले ही गिर पड़ा है। कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की जरूरत थी उसमें लापरवाही बरती गई। घटना सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। मजदूर स्वस्थ रहें, उनका अच्छा इलाज हो, उनकी जान बचे, यही हमारी मांग है। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है।
महाकुंभ को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने वायरल पोस्ट का संज्ञान लेकर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए लिखा था कि हिंदुओं, यह जो तुम्हारा महाकुंभ आ रहा है, हम मुसलमान चैलेंज करते हैं कि नहीं होने देंगे, चाहे कितने भी सर कलम करने पड़ जाएं। मुसलमानों, जिहाद करो, ये 2025 राम मंदिर का आखिरी साल होगा, ये सब लिखा हुआ था। इस मामले पर विहिप नेता के शंखधार ने फेसबुक पर धमकी भरा पोस्ट देखा और उसके बाद एडीजी बरेली और यूपी पुलिस को टैग कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रेम नगर में क्राइम नंबर 16/25 एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें मेहनाज उर्फ फैज शनाफ असलम, जो चौधरी तालाब थाना किला क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके द्वारा दूसरे धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। और उसके पश्चात जब इसका कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ भी कुछ घटनाएं कृत्य की गई। इसी पर अभियोग क्राइम नंबर 16/25 पंजीकृत हुआ, जिसको अरेस्ट किया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर महाकुंभ को लेकर भारत नेपाल सीमा पर विशेष तौर पर चौकसी बरती जा रही है। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हर एक नागरिक की सघनता से जांच हो रही है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद दोनों देशों की सरकारें सीमाओं पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर शाही स्नान से पूर्व भारत और नेपाल देश के अधिकारियों के बीच इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर हाई लेवल बैठक की गई। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर वार्ता की गई। भारत और नेपाल के अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ सीमा पर कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्णय लिया। इस बैठक में दोनों देशों के सीमावर्ती जनपद के अधिकारी शामिल रहे। प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है तो फर्रुखाबाद में मिनी कुंभ लग रहा है। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर लगने वाला माघ मेला काफी लोकप्रिय है। प्राचीन ग्रंथों में पांचाल घाट के इस पूरे क्षेत्र को स्वर्ग द्वार कहा गया है। प्रदेश के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला यह मेला माघ के महीने में लगता है। गंगा तट पांचाल घाट पर मेला रामनगरिया लगना शुरू हो गया है। यहाँ गंगा किनारे तंबुओं का शहर बस गया है। ये मेला 1 महीने तक चलेगा। यहाँ 5 शाही स्नान होते हैं। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आकर लोग कल्पवास करते हैं। मेले की खासियत यह है कि मेला प्रयागराज और हरिद्वार के बाद गंगा तट पर लगने वाला मेला है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। मेले में प्रदेश से अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं। यहाँ 1 महीने तक गंगा स्नान किया जाता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और लेजर शो भी होता है। मेले में रहने वाले कल्पवासियों के लिए जिला प्रशासन सभी सुविधाएं मुहैया कराता है। में रामनगरिया मेला लगता है, जो हर साल लगता है। उसे महाकुंभ के साथ साथ छोटा मिनी कुंभ भी हमारे वहां से कहा जाता है। और आपको बताता हूं, लाखों की भीड़ में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं और लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और 1 महीना रहते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना करी जाती है। उसी के बारे में महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। हम आए हैं आश्रम ईश्वर महाराज जी से बातचीत करने। अभी भी ईश्वर महाराज जी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके आए। इस मेले के बारे में आपने महाराज जी ने जानकारी दी है। आइए बात करते हैं किस तरीके से जानकारी दी है, क्या मामला है, कैसे रहेगा मेले का इस बार मामला। महाराज जी, आप अभी गए थे, मुलाकात भी की आपने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या बातचीत हुई, क्या मामला? हमारी वार्तालाप सिर्फ इसी विषय पर हुआ कि ये जो रामनगरिया मेला लग रहा है और ये बहुत प्राचीन मेला है, इस पर पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ध्यान दें इधर, और जो मेला रामनगरिया को राजकीय घोषित किया जाए, जिससे कि यहाँ आए हुए कल्पवासियों को किसी प्रकार से जो अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं
वो दिक्कतों का निस्तारण हो और इस मेले को जिस प्रकार से प्रयागराज का मेला भव्य होता है, इसी प्रकार से इस मेले को रामनगरिया को भी भव्य रूप प्रदान किया जाए। इसके लिए साधु समाज सदैव से कटिबद्ध है और इसके लिए प्रयासरत रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस मेले के लिए, यद्यपि उनके पास बहुत व्यस्तता है, एक पुण्य करने का उद्देश्य होता है, अपने पाप नष्ट करने का उद्देश्य होता है, तो गंगा मैया का दर्शन करने आते हैं तो कम से कम हम जिसके लिए यहाँ इतनी श्रद्धा से आते हैं, 100 200 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उन माँ गंगा में किसी प्रकार का प्रदूषण, किसी प्रकार की गंदगी न करें, इस पर हम विचार करें। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले वर्षगांठ पर पूरी नगरी को त्रेता की तरह सजाया गया है। अयोध्या में आज कई रंग में प्रभु राम के दर्शन राम भक्त कर रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर धूलिया महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंची वेदिका रामलला को अपना हम शक्ल दोस्त बताती है। लगभग 9 वर्षीय किशोरी रामलला की वेशभूषा धारण कर देश भर से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गई है। वेदिका को इस बात की खुशी है कि वह रामलला की तरह ही दिखती है। इस दौरान दीपिका की मां दीक्षा जायसवाल ने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को कार्टून बनाकर हंसी का पात्र न बनाएं, बल्कि रामकृष्ण बनाकर जीवन का गौरव हासिल करना सिखाएं। महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंची वेदिका ने बताया कि हम प्रभु राम के हम शक्ल दोस्त हैं। आज प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर प्रभु राम का दर्शन भी हुआ और लोग हमारा भी दर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और अब बात रानीपुर टाइगर रिजर्व की, जहां जंगल में 2 बाघ टहलते हुए दिखे। सड़क किनारे जंगल की तरफ जा रहे दोनों बाघ का पर्यटकों ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रानीपुर टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों की बढ़ोतरी से पर्यटकों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है और इन 2 बाघों को टहलते हुए देखकर उन्हें काफी आनंद भी आया। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास देर रात से मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ जाने से बर्फबारी हुई। सुबह लोगों ने जब अपने दरवाजे खोले तो बर्फ के दीदार हुए। चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ ऐसी बिछी हुई थी जैसे सफेद चांदी दिखाई दे रही हो। यहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। नैनीताल में अचानक हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे में भी मुस्कान देखी गई। वहीं बर्फ से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। सुबह से विद्युत और पेयजल आपूर्ति भी कई घंटों तक बाधित रही। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह से आसमान में हल्के बादलों के साथ सूर्य के दर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन ठंडी हवाओं का दौर जारी है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।